नाज़रीन, दुनिया भर में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो लेन देन होती है बिजनेस की, उसको रिकॉर्ड करने का, बुक्स में एंटर करने का एक ख़ास तरीका होता है। एक मखसूस लॉज होते हैं जिनको फॉलो करते हुए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तकरीबन सारी दुनिया में एक ही जैसा निज़ाम है, और वो जो लॉज हैं उनको कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर आप कोई चीज़ बेच रही है कोई कंपनी, तो उस बेचने वाली ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, या खरीद रही है तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ये सारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या आईएफआरएस के तहत होता है। अब आईएफआरएस बनाता कौन है, ये कानून कौन बनाता है? ये कानून असल में बनाता है आईएएसबी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और इसके मेंबर्स असल में डिफरेंट डिफरेंट मुल्क होते हैं। अलग अलग मुल्कों की जो टॉप की रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। जैसे पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडी है इस हवाले से वो आई कैप है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ मुल्कों की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं वो आईएफआरएस बनाने में हेल्प कर रही होती है, मिलके बना रहे होते हैं, और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये सारे जो लॉज पास किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं कि इस तरह अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, इसके बावजूद फ्रॉड ख़त्म नहीं होता। फ्रॉड और चोरियां कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस एंटिटीज़ के अंदर ख़त्म नहीं होती। इसकी वजह यह है कि इन सब को फॉलो करने के बावजूद भी रिस्क मिनिमाइज तो होता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट नहीं होता। बहुत बड़े बड़े स्कैंडल इंसानी तारीख में, फाइनेंशियल स्कैंडल सामने आते रहे हैं, जिन्होंने फिर यूँ समझें कि कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर एक भूचाल सा पैदा किया हुआ था। और उनकी वजह से फिर कई कानून चेंज हुए, कई कानून बने, ऐसे ऐसे स्कैंडल्स भी सामने आए। इन्हीं में से एक था एनरॉन। अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जो फाइनेंशियल फ्रॉड था ना, उसमें से एक था एनरॉन का। एनरॉन कंपनी जो थी, अगर आप में से किसी ने अगर एनरॉन के बारे में, अगर ख़ास तौर पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के या एमबीए और बीकॉम के और इस तरह के कॉमर्स की अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो एनरॉन मूवी ज़रूर देखें। एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम, ये मूवी का नाम है। इस कंपनी का जो फ्रॉड का तरीका था ना, वो काफ़ी दिलचस्प था, और उसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ होगा कि उसको प्रिवेंट, इस तरह के अगर इंसिडेंट हैं तो उसको कैसे किया जाए। इसके लिए ये मूवी देखना बड़ा ज़रूरी है। तो एनरॉन के अंदर बेसिकली उनके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स थे उसके अंदर काफ़ी गड़बड़ होती थी, और उनका जो ऑडिटर था अर्थर एंड एंडरसन, अमेरिका की सबसे बड़ी जो फर्म्स थी उनमें से एक होता था। तो अर्थर एंड एंडरसन भी एनरॉन के साथ डूब गई थी, क्योंकि कई मौके पे कहा जाता है कि इन्होंने एनरॉन की जो फ्रॉड थे उनको छुपाने की कोशिश भी की थी। कोई 74 बिलियन डॉलर्स के ऊपर का फ्रॉड था एनरॉन के अंदर, 74 बिलियन डॉलर्स। और ये मैं आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाएंगे आज के हिसाब से, तो ये पाकिस्तान के टोटल नेशनल डेट से भी ज़्यादा का रकम बनेगी आज के हिसाब से। इतना बड़ा स्कैंडल ये था, और इसने फिर एज आई सेड के बुनियादें हिला के रख दी थी सिस्टम की, और कई तरह के नए लॉज भी बनाए गए, और प्रिंसिपल्स जो थे वो अपडेट और मॉडिफाई किए गए। लेकिन एक ऐसा ही स्कैंडल इंडिया के अंदर भी हुआ था उस ज़माने में, और उसको दुनिया सत्यम्स कंप्यूटर्स के नाम से याद रखती है। इनका जो यूँ समझे कि करता धरता था रामालिंगम राजू साहब। रामालिंगम राजू साहब ने एक रोज़ कंसर्न अथॉरिटीज़ को ख़त लिखा था, और उसमें उन्होंने अपना सारा जो ये जो टैक्स की चोरियाँ और ये सारा कुछ था उन्होंने कन्फेस किया था। इंडिया का एनरॉन कहा जाता है इनको, सत्यम्स कंप्यूटर्स को, इंडिया का एनरॉन। ये भी अपने दौर का एक बहुत बड़ा स्कैंडल था, फाइनेंशियल स्कैंडल। उसके मुझे याद है कि ये जो रामालिंगम राजू थे, सत्यम कंप्यूटर्स के ओनर यूँ समझे, उस वक्त कंप्यूटर नया नया जब आया था दुनिया के अंदर, हमारे रीजन में ख़ास तौर पर, तो ये उनमें से एक थे, लीडर थे उस इंडस्ट्री के अंदर। ये मतलब उन शुरुआती कंपनियों में से थी जिन्होंने अडॉप्ट की थी ये टेक्नोलॉजी। तो बड़ा माल इन्होंने बनाया, बहुत, एक कंपनी जो है वो ज़मीन से आसमान तक चली गई थी। लेकिन इसका एंड फिर थोड़ा सा ट्रेजिक रहा। रामालिंगम राजू के वो जो लेटर था उसकी कुछ कंटेंट्स मुझे अब तक याद है, काफ़ी अर्सा पहले मैंने पढ़ा था। उसमें वो बड़ी कमाल की लाइन लिखता है कि जब हम ये सारा फ्रॉड करने लगे थे तो इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर। बड़ा यानी कि मज़ा आ रहा था हमें, और ऐसा लगता था कि हम बस टाइगर की सवारी कर रहे हैं। बट देन दैट टाइगर टुक मी बिहाइंड द बुशेस, और बाद में वो मुझे लेकर गया झाड़ियों के पीछे, और मुझे ये लगा कि अब अगर मैं इससे नीचे उतरूंगा तो ये मुझे खा जाएगा। यानी ये जो इरेगुलरिटीज़ थी जिसकी वजह से हम अपनी शेयर के प्राइसेस भी बढ़ाते जा रहे थे, ओवर स्टेट कर रहे थे प्रॉफिट, सारा कुछ हो रहा था।
यानी नीचे कुछ नहीं था कंपनी के अंदर, लेकिन इट वाज वन ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। नीचे कुछ भी नहीं था, यानी वो जो उनके बुक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रॉफिट, और ये पता नहीं उन्होंने शेयर मार्केट में पता नहीं कहाँ पे उनका शेयर पहुंचा हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इतने खास उनके पास एसेट्स थे नहीं। तो वही इट वाज लाइक राइडिंग अ टाइगर। बाद में रामालिंगम राजू साहब को पकड़ के जेल में डाला गया था, उन पे केस भी चला था। वो कह रहे थे कि टाइगर पे चढ़ तो गए थे, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब इससे उतरना कैसे है टाइगर से। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। अगर कोई अकाउंटेंसी का या कॉमर्स का या बिजनेस स्टडीज का कोई स्टूडेंट है तो जरूर ये भी स्टडी करिएगा, रामालिंगम राजू साहब की कहानी। लेकिन इन दिनों इन सबसे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी सामने आ रही है इंडिया के अंदर से, इन सबसे बड़ी स्टोरी, और दिस कुड बी द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैंडल ऑफ इंडियन हिस्ट्री अगर ये पूरी तरह से अनफोल्ड हो गया तो। और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आपको सामने आते हुए नजर आएंगे। अब ये मुझे डर है कि शायद हो सकता है कि इसको कंसील किया जाए, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े नामी गिरामी पॉलिटिशियंस की भी इन्वॉल्वमेंट की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब इंडिया के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो उससे एक साल पहले इंडिया के टॉप के बिजनेसमैन गौतम अडानी साहब, इनकी टोटल जो नेटवर्थ थी वो थी सिर्फ 1.9 बिलियन डॉलर्स 2013 के अंदर। और मोदी साहब के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अगस्त 2022 में इनके नेटवर्थ की डिटेल्स सामने आई तो वो थी 137 बिलियन डॉलर्स। यानी 2013 में 1.9 बिलियन और 2022 में 137 बिलियन डॉलर। इस कदर बेतहाशा इजाफा उनकी दौलत के अंदर रिकॉर्ड किया गया। और इस बीच ये भी खबरें आती रही कि इंडिया का तकरीबन हर टॉप का जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट था वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अडानी साहब को जाता था। और अडानी साहब दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करते रहे, बल्कि ये भी होता रहा कि जो ओवरसीज इंडिया के इंटरेस्ट्स हैं फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए, उनमें भी अडानी साहब जो थे वो बड़े प्लेयर बन गए देखते ही देखते। अच्छा, ये भी वैसे गुजराती हैं, मोदी साहब भी गुजराती हैं, मुकेश अंबानी भी गुजराती हैं, अनिल अंबानी भी गुजराती हैं। माशाल्लाह से गुजराती जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको तो काफ़ी, वो कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मोदी साहब ने करवाई। और ख़ास तौर पर ये अडानी साहब। अच्छा, राहुल गांधी इल्ज़ामात लगाते रहे कि ये बीजेपी के ऊपर पैसा लगा रहे होते हैं, मीडिया के ऊपर बीजेपी को प्रमोट करने के लिए। तकरीबन सारा गोदी मीडिया जो था वो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मोदी साहब की जय और ये सारा कुछ, इसको कांग्रेस वाले लिंक करते थे कि यहाँ पैसा चल रहा होता है, और इसीलिए दिन रात मीडिया जो है मोदी साहब की जय तो ये सब कुछ दिखा रहा होता है, उनके गलत कामों पर भी पर्दा डाल रहा होता है। तो उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बेसिकली पैसे लगते रहते थे, जिसके लिए वैसे मैं भी ब्रॉडर व्यू में, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो मैं बात करता रहा हूँ 2-3 साल से लेके कि ये जो गोदी मीडिया के अंदर आप देखते हैं ना ब्रांड मोदी, इस पे अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं। ये ऐसे ही नहीं बना, एक मामूली किस्म के ऑर्डिनरी से बंदे को 56 मिलीमीटर और पता नहीं को 5वीं पास है वैसे मौसूफ, लेकिन उनको विश्व गुरु और सुप्रीम लीडर की जो इमेज दी गई है, ये इमेज ऐसे ही नहीं बनी। इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया है, ब्रांड बनाया गया है, और इस ब्रांड को बनाने में वैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पैसा लगा है। कांग्रेस पार्टी वाले भी ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। तो अडानी साहब जो हैं उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के इल्ज़ामात इसी तरह के थे। तो इंडिया के अंदर सिर्फ नहीं, इंडिया के बाहर भी जो कॉन्ट्रैक्ट थे इंडिया से रिलेटेड और बाकी, वहाँ पर भी अडानी साहब जो थे वो अपने पंजे गाड़ते गए। हद तो ये हो गई कि दूसरे मुल्कों के मिनिस्टर कहने लगे कि हमें मोदी साहब डायरेक्टली इंसिस्ट कर रहे हैं कि अडानी को ठेका दो, अडानी है तो बस मेरा मन को शांति है, अडानी साहब को ठेका दें। द वायर ने गुज़िश्ता साल लिखा था कि राजा पक्सा सेड मोदी इंसिस्टेड ऑन अडानी फॉर पावर प्रोजेक्ट सेज श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी चीफ। ये अपनी पार्लियामेंट को उनके इलेक्ट्रिसिटी का जो समझे कि मंत्री था, उसने बताया कि हम क्या करें भाई, अडानी को दिया ठेका क्योंकि मोदी इंसिस्ट कर रहा था। इसके अलावा मोदी जहां जाए वहां आपको अडानी नजर आता है। मोदी जिस भी फॉरेन टूर पे जाए वहां पर कहा जाता है कि अडानी साहब तो होते ही होते थे। हाल ही में स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जो पोर्ट था हाइफा का, वो भी अडानी साहब को दिलवाया गया, किसी और को नहीं, अडानी साहब को। इंसिस्ट करते रहे मोदी साहब, नहीं इसको ठेके दो, इसको दो ठेके। तो अब ये तो होना था कि 1.9 बिलियन डॉलर से उनकी नेटवर्थ 137 बिलियन डॉलर पे तो पहुंचनी ही थी। अगर पूरा का पूरा सिस्टम ही उनको सपोर्ट करने लग जाए तो ये तो होना ही था।
अब इंडिया के अंदर तो सिस्टम को पूरी की पूरी तरह से उन्होंने जकड़ के रखा हुआ था बीजेपी सरकार ने, लेकिन कहते हैं ना कुदरत की लाठी बे आवाज होती है। अब कुदरत की लाठी चली है, बहुत सारे जो बेचारे, वो भी तो कंपनियां होंगी जिनका हक खाया जाता रहा होगा, जिनका राइट बन रहा होता था, किसी जायज़ राइट उनका बन रहा होता था किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन वो अडानी साहब को जब मिल रहा होगा तो उधर भी तो लोग काम कर रहे होंगे दूसरी कंपनियों में, वहाँ भी तो वर्कर्स होंगे, वहाँ पर भी तो उनके ओनर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, उनके भी तो बाल बच्चे होंगे बेचारों के। तो पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई कि ऊपर वाले की बेआवाज लाठी चल पड़ी है। हुआ कुछ यूं है कि एक अमेरिका की रिसर्च फर्म है, इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म, इनकी एक रिपोर्ट आई 2-4 रोज पहले अभी। उसमें कहा गया कि अडानी ग्रुप जो है ये टैक्स फ्रॉड और ये जो 2 नंबरियां होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अकाउंटिंग ऑडिट के एरर्स, ये सारा कुछ उसमें मुलविस हैं, और ये जो दिख रहे हैं ना इनके अकाउंट्स, वो असल में सही नहीं है। इन्होंने असल में बहुत ज़्यादा जो है ना फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन है उसमें घपले किए हुए हैं। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जो एम्पायर गिरने लगी है ना, ये जो इमारत गिरने लगी है अडानी ग्रुप की, वो संभल नहीं रही। और देखते ही देखते 90 अरब डॉलर, 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का लॉस जो है अडानी ग्रुप को हो चुका है। और अडानी साहब जो कि देखते ही देखते दुनिया के तीसरे अमीर तरीन इंसान बन गए थे, और ये जा रहे थे टुवर्ड्स द टॉप पोजीशन, ये पहले नंबर पर बनने जा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते जो टॉप के अमीर तरीन लोग थे उस लिस्ट से भी ये नीचे से नीचे होते चले जा रहे हैं। विद इन फ्यू डेज, ये 4-5 दिनों के अंदर सारी कार्रवाई हो गई। 90 अरब डॉलर से ज़्यादा उनको लॉस हुआ है शेयर मार्केट्स के अंदर। सीएनबीसी ने खबर लगाई कि अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग, हाउ एशियाज रिचेस्ट मैन लॉस्ट हिज क्राउन इन जस्ट अ फ्यू डेज। और कांग्रेस पार्टी वालों ने इस पे डिमांड की है कि गौतम अडानी का जो पासपोर्ट है वो जब्त किया जाए और इसको जो है ना मुल्क से बाहर ना निकलने दिया जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए। मिंट ने खबर लगाई आज कि कॉन्फिस्केट गौतम अडानीज पासपोर्ट, अपोजिशन लैशेज आउट अगेंस्ट अडानी ग्रुप्स माउंटेन ऑफ लाइज एंड फ्रॉड। फॉर्ब्स से लेकर जो बड़े बड़े टॉप के न्यूज आउटलेट्स हैं उन्होंने तो इसको रिपोर्ट किया ही है, लेकिन इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने भी इसको नुमाया कवरेज दी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया इंडिया के अंदर। आउटलुक इंडिया ने खबर लगाई, अडानी ग्रुप शेयर्स क्रैश आफ्टर क्रेडिट सुइजी असाइंस जीरो लैंडिंग वैल्यू टू इट्स बॉन्ड्स। किसी काम के नहीं है इनके बॉन्ड, वो जीरो वैल्यू हो गया उसका। लोग बेच रहे हैं लेकिन कोई खरीदने को तैयार नहीं है। अब वो जो मैंने शुरू में बात की कि इस स्कैंडल के अंदर टॉप के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका भी नाम आ रहा है, तो मुमकिन है आखिर में अडानी साहब अकेले रह जाएं, इनको आइसोलेट कर दिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आइसोलेट कर दिया जाए और सारी की सारी जिम्मेवारी जो है इस शेयर होल्डर्स के साथ जो एक विश्वासघात हुआ है, इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी इस अकेले इंसान पे डाल दी जाए, अडानी साहब पे, और बाकी सारे जो है ना मक्खन में से बाल की तरह निकल जाएं और पाक पवित्र हो जाएंगे, हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। हालांकि लेना देना पूरी की पूरी बीजेपी का है। कांग्रेस पार्टी वाले ऐसे ही इल्जाम नहीं लगाते। आखिर में तो बल्कि अडानी साहब ने एनडीटीवी भी ले लिया, उसको भी ले लिया, मोदी साहब को गिफ्ट दिया उन्होंने कि ये देखिए आप पे क्रिटिसाइज करते थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता था, ऐसे हवा में बात नहीं करते थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। इंडिया का मीडिया खरीदने लग गए, जो मतलब मोदी साहब की जय नहीं कहता और मोदी साहब के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, उसको या तो बंद करवा दो, या तो उसके ऊपर केसेस लगवा दो फेक किस्म के, या फिर उसको खरीद लो। ये तरीका वारदात था बीजेपी का। लेकिन कुदरत वाले की लाठी बेआवाज होती है, और कुदरत वाले की लाठी चल पड़ी है इस वक्त। और जो टॉप के इनके फाइनेंसर जो कहा जाता है अडानी ग्रुप, वो आजकल बहुत बड़े घोर संकट उनके ऊपर आया हुआ है, और शायद हो सकता है ये सस्टेन ना कर पाए इतने बड़े शॉक को, क्योंकि बहुत बड़ा इनको हिट हुआ है। अच्छा, अब तक पिछले चंद दिनों के अंदर अंदर अडानी ग्रुप जो है ना, इसको 100 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 100 अरब डॉलर। राइटर्स ने थोड़ी देर पहले खबर लगाई कि अडानी मार्केट लॉसेस टॉप $100 बिलियन एज शेल्ड शेयर सेल स्पूक्स इन्वेस्टर्स। कोई खरीदने को तैयार नहीं है, इतना धड़ाम से ये मार्केट गिरी है। और ये भी इस दौरान खबरें सामने आती रही हैं कि जो बहुत सारे इनके फ्रॉड के तरीके थे, उसमें से ये भी था कि पहले ये शेयर्स मार्केट में इशू करते थे, फिर अपनी ही कंपनियों के जरिए धड़ाधड़ वो शेयर्स जो थे ये खरीदवाते थे, धड़ाधड़। और जब शेयर्स तेजी के साथ बिक रहे होते थे अडानी ग्रुप के, तो उसका वैल्यू ऑब्वियसली डिमांड बढ़ने की वजह से उसका वैल्यू बढ़ने लगता था। और जब वैल्यू बढ़ने लगता था तो इर्द गिर्द के छोटे दरमियाने बड़े लेवल के जो इन्वेस्टर्स होते थे वो भी देखते थे, यार ये शेयर तो बहुत ऊपर जा रहा है, इसको ये तो और भी आगे जाएगा, तो खरीद लो इसको।
तो बाकी की पब्लिक भी इसको खरीदना शुरू कर देती थी, और जब बाकी की पब्लिक खरीदना शुरू करती थी तो उससे और भी ज़्यादा अडानी ग्रुप का जो शेयर की मार्केट थी वो ऊपर जा रही होती थी। असल में ये खुद ही खरीद रहे होते थे पहले पहले डिमांड को क्रिएट करवाने के लिए। तो ये भी इशू हाईलाइट हुआ है कि अडानी जो ग्रुप है वो ये भी कर रहा होता था 2 नंबरी। अब देखते हैं ये कहाँ पे आके ख़त्म होता है, लेकिन विद इन अ वीक, एक हफ्ते से कम अरसे के अंदर $100 बिलियन से ज़्यादा के लॉसेज होने का मतलब है कि अडानी ग्रुप शायद अब रिकवर ना कर पाए। मेरी ये पर्सनल असेसमेंट है, क्योंकि ये लॉस बहुत बड़ा है और इसके साथ अब पॉलिटिकल एंगल भी जोड़ने लगा है और लोग जो है वो बीजेपी को भी इसमें ज़रूर घसीटेंगे, ख़ासतौर पर कांग्रेस पार्टी वाले और बाकी जो अपोजिशन है, जो कि आम दिनों के अंदर भी ये इल्ज़ामात लगाती रहती थी कि ये जो है बीजेपी के फाइनेंसर्स हैं और यही पैसे लगा रहे होते हैं बीजेपी के ऊपर। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड हो सकता है कि अपना हाथ आहिस्ता आहिस्ता खींचती चली जाए बीजेपी के ऊपर से, क्योंकि बीजेपी अभी तक अगर टिकी हुई है ना, तो कॉरपोरेट माफियाज जो इंडिया के अंदर हैं, जब इंडिया की नेशनल वेल्थ डिक्लाइन हो रही थी कोविड के दिनों में और दीगर इस सारे अरसे के दौरान, तब भी ये बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं जो कि मोदी साहब के करीब समझे जाते हैं, इनकी वेल्थ में कई कई 100 गुना इजाफा हुआ है। इंडियंस जो थे 35 करोड़ इंडियंस उस दौरान गुर्बत की सतह से नीचे चले गए थे वैसे कोविड के दिनों में। लेकिन यहाँ पर यह हुआ था कि ये जो टॉप के ग्रुप्स हैं ये और भी ज़्यादा इनकी वेल्थ बढ़ गई थी, कई सौ अरब लॉकडाउन के दौरान। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि लॉकडाउन के दौरान कैसे इनकी वेल्थ बढ़ी है। ये सारी दुनिया डाउन जा रही है तो, और यहाँ पर एक ग्राफ ऊपर जा रहा था, ये भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो अब कॉरपोरेट वर्ल्ड हो सकता है कि अपनी वो जो एक सपोर्ट थी मोदी साहब के लिए, वो शायद अब देखभाल के करें या फिर अपना हाथ खींचते चले जाएं पीछे। और दिस विल बी अ मैसिव सेटबैक फॉर दी बीजेपी सरकार। और ये सारा कुछ जो हुआ है ये इंडिया के अंदर से नहीं हुआ, इंडिया के बाहर से एक चीज़ हुई है। ये जो फ्रॉड एक्सपोज किए गए हैं ये इंडिया से बाहर से किए गए, क्योंकि इंडिया के अंदर तो उन्होंने तकरीबन हर इदारा तबाह और बर्बाद करके रख दिया हुआ है। हालत ये हो गई है कि अगर कोई क्रिटिसाइज करता है मोदी साहब को तो उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। ये तो एंटी नेशनल है, ये तो देशद्रोही है। क्रिटिसिज्म सुनने की आदत भी लोगों के अंदर से खत्म कर दी गई है। जिस चैनल को आप देखेंगे आपको यही दिखाता नजर आएगा, मोदी साहब की जय, मोदी साहब ने हाथ धोए, मोदी साहब ने चप्पल पहनी, मोदी साहब ने मुंह पोछा, मोदी साहब खाना खाया, मोदी साहब अपनी माँ को देखने अस्पताल चले गए, मोदी साहब वो पीएम, ये पीएम, वो पीएम बोट में बैठ गए, पीएम साइकिल पे चढ़ गए। सारा जो कुछ भी मोदी साहब करते हैं ब्रेकिंग न्यूज हो जाती है। ये हाल हो गया इंडियन मीडिया का। मतलब हर इदारा जो है ना वहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो चुका है। लेकिन अब जब ये चीज़ें सामने हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगी तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और बीजेपी जो है वो आने वाले दिनों में मजीद प्रेशर आपको फेस करती हुई नजर आएगी।